नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्र छात्राओं को प्रदान की डिग्रियां। कहा, देवभूमि उत्तराखंड में आना सबके लिए सौभाग्य की बात। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज। लोगों से कोरोना के खतरे को देखते हुए लापरवाही न बरतने की भी की अपील। छब्बीस 11 हमले के शहीद एनएसजी कमांडो गजेंद्र बिष्ट के घर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहादत दिवस पर बलिदानी जवान को दी श्रद्धांजलि। कारगिल शहीदों के परिजनों को भी किया सम्मानित। और कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार और विपक्ष के बीच हुई सत्र के सिलसिले में चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, सरकार नियमों के अनुसार सभी तरह की चर्चा के लिए है तैयार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आधुनिक विज्ञान के साथ भारतीय परंपरा को जोड़ते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने का जो लक्ष्य नई शिक्षा नीति में तय किया गया है, उस दिशा में पतंजलि विश्वविद्यालय काम कर रहा है। वे आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पतंजलि के कुलाधिपति योग गुरु स्वामी रामदेव की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आना सबके लिए सौभाग्य की बात होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ की पावन धरती पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी छात्रों के लिए सौभाग्य की बात है। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है। और इससे भी बढ़कर यहाँ की पावन धरती पर रहने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। राष्ट्रपति ने दुनिया में योग के बढ़ते प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा बदल दी है और आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग में लगा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ये धारणा है कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है, लेकिन ये गलत है। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने की पद्धति है। उनका मानना है कि योग सबके लिए है और योग सबका है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग पर आधारित जीवन पद्धति व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है। उन्होंने कहा कि आज उपाधि लेने वालों में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए
योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मुझे बताया गया है कि आज जिन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 60% है और बेटों की संख्या 40% है। विद्यालय श्री में कोविंद भी ने कहा कि आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जिसने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का उत्पादन किया और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। राष्ट्रपति ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। पर आधारित करुणा और सेवा के अद्भुत उदाहरण हमारे देशवासियों ने कोरोना का सामना करने के दौरान प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के साथ मानव समुदाय का संघर्ष अभी जारी है। यह उल्लेखनीय है कि हमारे सभी देशवासियों ने, खासकर कोरोना वॉरियर्स ने, बड़े उत्साह और कुशलता से इस महामारी की चुनौती का सामना किया। आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व के उन थोड़े से देशों में है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के मरीजों की प्रभावी देखभाल की है, अपितु इस बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीन का भी उत्पादन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान पतंजलि के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए इनके सवालों के जवाब भी दिए। Most essential part. Your services have to be utilized. A young person who wants to join army, he is most welcome. A person who wants to teach the community, to teach our children, they are most welcome. If a person he wants to join the government service, he is most welcome. Whatever there is choice is there. Choices has to be given preference treatment. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 83वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में घोषित 3 प्रतियोगिताओं की चर्चा भी की। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी में बुंदेलखंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के विशेष रिश्ते की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। प्रधानमंत्री ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जॉन लेंग अपने आखिरी दिनों में उत्तराखंड के मसूरी शहर में रहे और यहां से समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। मसूरी के कैमल्स बैक रोड स्थित कब्रिस्तान में जॉन लेंग की कब्र स्थित है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कोरोना के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरतने की भी अपील की। साथियों, अब हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर रहे हैं। स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की, इस वर्ष की आखिरी मन की बात होगी। 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और मैं हाँ
आपसे ढेर सारे सुझावों की अपेक्षा करता ही रहता हूं, करता रहूंगा। आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं, नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी जरूर बताइए। और हाँ, ये कभी मत भूलना, कोरोना अभी गया नहीं है। सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दोपहर देहरादून के नया गांव स्थित गणेशपुर पहुंचकर 26/11 हमले के शहीद एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। साल 2008 में हुए मुंबई हमले के दौरान नरीमन बिल्डिंग में बंधकों को मुक्त कराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र बिष्ट शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कारगिल और सीमा पर शहादत देने वाले जवानों के परिजनों और वीर नारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बहुल क्षेत्र है। यहाँ की वीरता और शौर्य की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहीद सैनिकों के सम्मान में शहीद सम्मान यात्रा आयोजित की जा रही है। इस यात्रा का समापन देहरादून के पुरकुल गांव में बनने जा रहे भव्य सैन्य धाम में किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से आरंभ हो रहा है। सत्र आरंभ होने से एक दिन पूर्व आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा, रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास अठावले, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार नियमों के अनुसार सभी तरह की चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने भी सहयोग देने की प्रति आश्वस्त किया है। आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया। 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। वक्त हो चला है अल्प विराम का, बनी रहिए हमारे साथ। विराम के बाद एक बार पुनः स्वागत। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कोरोना काल के दौरान शुरू की थी। ये योजना उन छोटे फड़ और ठेले वालों के लिए बड़ा सहारा साबित हुई जिनका काम कोरोना के दौरान पूरी तरह से ठप हो गया था। इस योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपए के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लोन से कई लोगों ने अपने छोटे छोटे धंधे फिर से शुरू कर दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अल्मोड़ा जिले में प्रभावी ढंग से चल रही है। योजना के नोडल अधिकारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एस प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह केंद्र पोषित है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब 80 लोगों ने लाभ लिया है। 2 लाभार्थियों ने दूसरी बार भी लोन लिया है। वहीं इस साल 94 फल और फल सब्जी के ठेले लगाने वालों ने पोर्टल के जरिए योजना के लिए पंजीकरण किया है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ये पूर्णतया केंद्र पोषित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें कोविड-19 के तहत जो हमारे फल व्यवसायी प्रभावित हुए थे, पिछले साल उनको 80 लोगों को दिया गया था, लाभान्वित किया गया था 10,000 प्रति लाभार्थी, जिनमें से 78 लोगों ने तो 10,000 के हिसाब से लिया। 2 लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 को पूरा करके इस साल 20,000 भी का लाभ लिए हैं, 20,000 रुपये भी उनको मिला है। इस साल 94 लाभार्थी हैं जिनका कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से 10,000 रुपये 5 माह
का दिया गया उनको। धारानोला क्षेत्र में फड़ लगाने वाले उमाशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने उनको बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान काम पूरी तरह ठप हो गया था। इस योजना के तहत लोन मिलने के बाद काम फिर से शुरू किया। बहुत अच्छी योजना है। मैं सोचता हूँ आज के इस कोरोना काल में जो युवा बेरोजगार हुए हैं, जिनका रोजगार छिन गया है या जो नया नया रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें इस योजना से बहुत अच्छी मदद मिलेगी। बहुत अच्छी पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी की। प्रवासी मूंगफली फड़ लगाने वाले राजेश पासवान ने भी योजना का लाभ लिया है। उनका कहना है कि पिछले लोन चुकाने के बाद इस साल भी 20,000 का लोन लिया है। उनके लिए ये योजना बड़ा सहारा साबित हुई। पिछले लॉकडाउन की वजह से काफी परिस्थिति खराब होने की वजह से जो नगर पालिका से हमें 10,000 का लोन मिला, फिर उसे चुकता करके जो हम 20,000 का ले रहे हैं, इससे हमें काफी राहत मिली है और हमारे कामकाज भी आगे तरफ चल रहा है। ऐसा ही अगर जो नगर पालिका की तरफ से सहायता मिलती रहेगी तो हमारे कारोबार और भी अच्छे होते जाएंगे। सब्जी और फल का फड़ लगाने वाले बिशन लाल का कहना है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोन मिलने के बाद ही फिर से अपना काम शुरू कर पाए। उनका कहना है कि छोटा काम करने वाले लोगों के लिए ये योजना बड़ी मददगार साबित हो रही है। के अंतर्गत 10,000 का लोनिंग लेके अपना सब्जी व्यवसाय का और फड़ व्यवसाय चलाया यहाँ पे, और जिसके लिए मुझे वो जो चला रखा है उसके लिए बहुत खुशी है मेरे को, और बड़ा अच्छा वो है। जो भी इसमें जो लॉकडाउन में बेरोजगार लोग वही, उनको अच्छा सहयोग मिला इसके लिए, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और भी लोग अभी भी उनके द्वारा ये योजना चली है, जो बेरोजगार हैं वो अपना 10,000 का लोन लेकर अपना व्यवसाय वो कर सकते हैं और पलायन भी रोक सकते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे व्यवसाय वाले लोगों पर ही पड़ा है। इन लोगों पर फिर से अपने काम को शुरू करने का संकट था। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मददगार साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आयोजित किए गए कार्यक्रम में कई महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने उन्हें विधिवत भाजपा में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं का भाजपा की ओर रुझान बढ़ा है, क्योंकि उसकी सरकार ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो केंद्र में हैं, चाहे वो प्रदेश में हैं, वो एक अच्छा काम महिलाओं के लिए कर रही हैं। महिला सेंट्रिक जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे प्रभावित होकर आज लगभग 70 से ज़्यादा महिलाओं ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में यहाँ ज्वाइनिंग करी, और इनमें से लगभग 50 बहनों से ज़्यादा मैं कहूँगी कि मुस्लिम बहनें यहाँ पर हमारे साथ थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, और उनका भी कहना है कि किस प्रकार से मोदी जी ने उनके लिए ट्रिपल तलाक और बाकी चीज़ें की हैं, और वो भी इससे काफ़ी मोदी जी से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 40% टिकट महिलाओं को देने की बात तो कही है, लेकिन वो सिर्फ वोट के लिए महिला कार्ड खेल रही है। दोहरी बातें वो करते हैं अलग अलग तरीके से। उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं हम 70 सीटों पर यहाँ पर महिलाओं को लड़वाएंगे और टिकट देंगे, और उनके जो अभी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि न महिला न युवा, हम केवल जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वो कहते हैं कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। सिर्फ महिला का जो वोट बैंक है, महिला कार्ड, वो खेलना चाहते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।